वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एमडी कैट और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भरपूर कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे और उस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है प्रोकैरियोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोकैरियोट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम इन हेडिंग्स को, मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो है डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्कवरी और क्लासिफिकेशन के ऊपर प्रोकैरियोट्स के अकॉर्डिंग, यानी प्रोकैरियोट्स को सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया और किस तरह डिस्कवर किया। इसके साथ ही प्रोकैरियोट्स की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई, किस चीज के बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। सही है। सेकेंड चीज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं वो बनते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, यानी प्रोकैरियोट का सेल कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल। अब उस प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा है हम इस चीज को समझेंगे, इन डिटेल इंडिविजुअल समझेंगे। इसके साथ ही जो हमारी थर्ड हेडिंग है वो है बैक्टीरियल शेप्स एंड अरेंजमेंट्स। तो हमारे पास स्टूडेंट जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का शेप कैसा है, ठीक है, उस बैक्टीरियल शेप, उसकी शेप के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी साख्त के ऊपर, उसकी बनावट के ऊपर बात करेंगे। साथ ही अरेंजमेंट्स के ऊपर कि उनको अरेंज किस तरह किया गया। सही। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोकैरियोट, हमारी अगली हेडिंग है मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट की जो ग़िज़ाइयत है, यानी वो अपनी ग़िज़ाइयत को, न्यूट्रिएंट्स को किस तरह हासिल करते हैं, किस चीज के ऊपर फीड करते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स की रिप्रोडक्शन किस तरह हो रही है, यानी प्रोकैरियोट फर्दर किस तरह अपनी पैदावार करेंगे, उसकी जो रिप्रोडक्शन है उसका मजीद जो पूरा प्रोसीजर है वो किस तरह हो रहा है, ठीक है, मजीद वो किस तरह और प्रोकैरियोट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट को वो बना रहे हैं। सही है, इसको हम डिस्कस करेंगे, इनकी प्रोडक्शन को, इनके प्रोड्यूस करने के अमल को। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट की इंपॉर्टेंस क्या है, सही अहमियत क्या है, प्रोकैरियोट किस तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। इसके साथ ही पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी हम उन बैक्टीरिया को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो डिजीज को कॉज कर रहे हैं, कुछ सीवियर डिजीज को, कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उसे भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही एंटीबायोटिक एंड रेजिस्टेंस, अब उन बैक्टीरिया से, उन डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ एंटीबायोटिक है उनका इस्तेमाल करके, सो उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो प्रोकैरियोट्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये हमारे पास टॉपिक हैं। इन टॉपिक में से आपसे रीजन क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज के लिए आपने पूरा चैप्टर एक बार जरूर फोकस करना है। सही, एमसीक्यूज की बुक दे दी है, उस बुक को भी आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। सही ना, अब हम वन बाय वन एक एक करके इन सारे टॉपिक को इन डिटेल समझते हैं। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आपको इन टॉपिक में कोई भी बात समझ ना आ रही हो, कोई चीज डाउट क्रिएट कर रही हो, क्लियर ना हो रही हो, तो आप वहीं पे स्टॉप करके पहले अपना कमेंट में सवाल भेज दीजिएगा, फिर अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर एंड में भी कोई चीज प्रॉब्लम कर रही हो, समझ ना आ रही हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं और जरूर पूछिएगा भी। सही, आपको पूछना भी चाहिए। तो कोई चीज जो आपको ना समझ आए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी लेक्चर में, तो उसमें सवाल किया करें, अपने डाउट को क्लियर किया करें। सही, आपके एग्जाम से पहले यही आपके पास टाइम है कि आप अपने डाउट को, अपनी प्रॉब्लम को क्लियर कर लें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम इसको मजीद बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सही, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ स्टूडेंट, और वन बाय वन हर एक टॉपिक को इंडिविजुअल समझते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोकैरियोट्स। सही, स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें, सो प्रोकैरियोट वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन ल्यूनहॉक इन द 17th सेंचुरी। अब यहाँ पर आपको टाइम बताया गया है और ये बताया गया है कि किसने डिस्कवर किया था वेरी फर्स्ट प्रोकैरियोट्स को। सही, प्रोकैरियोट है क्या, इसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे। बट अभी हमें ये याद रखना जरूरी है कि प्रोकैरियोट को
कब डिस्कवर किया गया और किसने डिस्कवर किया? सही। सो अगर हम समझे स्टूडेंट, सो हमारे पास नाम लिखा हुआ है जिन्होंने डिस्कवर किया था प्रोकैरियोट को, वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 17वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया था प्रोकैरियोट्स को। सही। प्रोकैरियोट है क्या? प्रोकैरियोट द लैक ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस तो है बट वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, नो ट्रू न्यूक्लियस। सही। नो ट्रू न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। लैक कहते हैं कमी को, यानी कि न्यूक्लियस की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सेल है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली डिफाइंड हुआ नहीं है, यानी प्रॉपरली ट्रू न्यूक्लियस बना हुआ नहीं है। ठीक है। प्रॉपरली डिफाइंड हुआ से मुराद कि उसका जो न्यूक्लियस है वो अच्छी तरीके से कंप्लीटली मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। सही। तो हम उसे कहेंगे लैक डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है। साथ ही एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कैसा है? लैक, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स की कमी। सो प्रोकैरियोट वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, सेल के अंदर, और जिनके सेल के अंदर ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी कंप्लीटली मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है। और इनके सेल को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। सही। अब इनके जो ऑर्गेनल है, जो इनके सेल में स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो हम समझेंगे, बट उससे पहले क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर डोमेन्स। डिवाइडेड यानी क्लासिफाइड, दे आर क्लासिफाइड। अब प्रोकैरियोट की क्लासिफिकेशन दो डोमेन्स में की गई है, दो ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से प्रोकैरियोट्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। सही। सबसे पहला हमारे पास जो है दैट इज बैक्टीरिया, और जो दूसरा है वो है आर्किया। आर्किया भी एक ऑर्गेनिज्म है। ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है अभी हम समझेंगे, बट ये दो डोमेन है जिनमें क्लासिफाई किया गया है प्रोकैरियोट को। सही। तो हमने क्या समझा? हमने सबसे पहले डिस्कवरी को समझा कि डिस्कवरी जो की गई थी प्रोकैरियोट की वो 17वीं सेंचुरी में की गई थी, और डिस्कवरी की किसने थी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट ने की थी। सही। ना प्रोकैरियोट के बारे में हमने ये समझा कि प्रोकैरियोट के सेल के अंदर प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और ना ही प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, सो प्रोकैरियोट को डिवाइड किया गया, यानी क्लासिफाइड किया गया है दो डोमेन में, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है आर्किया। सही। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें स्टूडेंट, सो बैक्टीरिया फाउंड होता है इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट। हर हैबिटेट में ऑलमोस्ट बैक्टीरिया पाया जाता है। हैबिटेट जगह है, ठीक है। हैबिटेट क्या है? रहने की जगह। सो अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ऑलमोस्ट हर आपको हैबिटेट में बैक्टीरिया मिलेगा। तो यहाँ पर भी कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हमें नॉर्मल आइज से नजर नहीं आ रहे। सही। सो बैक्टीरिया तो है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हार्मफुल नहीं है। सो बैक्टीरिया जो होता है वो किस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म में आता है? प्रोकैरियोट्स में। दे हैव नो प्रॉपर न्यूक्लियस एंड ऑल्सो दे आर लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। ऑर्गेनल्स होते हैं बट कंप्लीटली प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। सही। अच्छा, तो बैक्टीरिया तो ऑलमोस्ट हमें हर जगह हैबिटेट में मिल जाता है। वाइल अगर हम आर्किया की बात करें, आर्किया लाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, दे मोस्टली फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से क्या मुराद? हाई टेम्परेचर, ऐसी जगह पर पाया जाने वाला जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो। सही। सो ये दो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी प्रोकैरियोट। आपसे हो सकता है क्लासिफिकेशन पूछी जाए कि क्लासिफिकेशन किस डोमेन में है, तो दो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, एक बैक्टीरिया एक आर्किया, और उनकी आपको हैबिटेट को भी बताना है कि जो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में होता है, बट जो अदर है हमारे पास वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना वो ज्यादातर वो हमें हाई स्ट्रीम वाली प्लेसेस में यानी हाई टेम्परेचर में पाया जाता है। सही। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएं स्टूडेंट, यानी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, सो प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोट के सेल। सो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट
में यही फर्क है कि इनकी बॉडी में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल या न्यूक्लियस नहीं होता, सही। सो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सेल होगा उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सेल होगा उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? तो जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें या आर्किया की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है। क्यों प्रोकैरियोट्स है? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर ना ही प्रॉपर न्यूक्लियस है और ना ही बाकी अदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, सही। सो इनके जो सेल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हम यूकैरियोट्स हैं, यानी हमारे पास हमारे सेल में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं और साथ ही प्रॉपर कंप्लीट वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस है, सही। तो हमारा जो सेल है वो कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल है, और ये वाला सेल इनका प्रोकैरियोट का वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम की प्रेशर से पैनिक होने की वजह कर स्टूडेंट भूल जाते हैं। सो आप डेली बेसिस में अगर रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा, इससे आपको मदद मिलेगी रीजनिंग क्वेश्चन को हल करने में और एमसीक्यूज को हल करने में, सही। नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाइएगा और कोई चीज ना समझ आए तो जरूर पूछिएगा, सही। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की स्टूडेंट। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं यानी प्रोकैरियोट्स के जो सेल हैं आर मच सिंपलर देन यूकैरियोटिक सेल, वो बहुत ज्यादा सिंपलर यानी सिंपल होते हैं। अब सिंपल क्यों होते हैं? सिंपल इसी वजह कर होते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है, और रदर देन जो हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल हैं ये कैसे होंगे? फिर ये कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होंगे। क्यों? क्योंकि इनके सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है कंप्लीटली, सही। सो ये काफी हद तक सिंपल होते हैं कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, दे हैव, अब इनके सेल में फिर भी अगर सिंपल फॉर्म में भी है, सिंपलेस्ट भी है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं इनके सेल में? सो सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्गेनल है दैट इज सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहला सेल वॉल होगा, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो हम वन लाइन इनकी डेफिनेशन को भी समझते हैं कि ये किस तरीके से प्रेजेंट है, क्या इनमें यूकैरियोटिक के बनिस्बत कोई चेंजिंग है या नहीं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, सही। तो अब तक हमने क्या समझा? हम बात कर रहे थे डिस्कवरी और क्लासिफिकेशन की। सो 17वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था प्रोकैरियोट को। डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक थे। इन्होंने क्या डिस्कस किया? इन्होंने बताया कि प्रोकैरियोट जो है ना उनके पास उनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस और प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं मौजूद, सही। क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोकैरियोट को क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है दो डोमेन में, एक बैक्टीरिया दूसरा एर्किया। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में पाया जाता है, जबकि एर्किया एक्सट्रीम इन्वायरमेंट यानी हाई टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में पाया जाता है, सही। नाउ प्रोकैरियोट के पास जो सेल होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब वो सेल काफी हद तक सादा सिंपल होता है, आसान होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेल जिसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं उसके बनिस्बत, सही। इस सेल के अंदर कुछ चीजें, कुछ ऑर्गेनल्स हैं जैसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और न्यूक्लियोटाइड। अब स्टूडेंट वन बाय वन इन ऑर्गेनल को थोड़ा सा डिस्कस करके जो हमारा फर्दर टॉपिक है इस चैप्टर का उसे कंटिन्यू करते हैं, सही। नाउ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं जैसे साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियोटाइड, अब इनका यहाँ पर क्या फंक्शन है, ये किस तरह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वर्क कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, सही है। तो अगर हम बात करें सेल वॉल की, सो सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा है शेप एंड प्रोटेक्शन इन बैक्टीरिया। सेल वॉल मौजूद है बैक्टीरिया में, ठीक है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है शेप और प्रोटेक्शन। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये जो हमारे पास सेल वॉल है ये बना हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकेन के, सही है। सेल वॉल की कंपोजिशन अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें, स्पेशली प्लांट में होता है सेल वॉल, तो वो सेल वॉल बना हुआ होता है स्टूडेंट सेल्यूलोज से, ठीक है, और सम जगह पर हमारे पास कुछ प्लेसेस में काइटिन मौजूद होता है, बट मोस्टली बना हुआ होता है सेल्यूलोज से, ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल। सो अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें जो हमारे पास प्लांट है, तो प्लांट के सेल में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेल वॉल का,
जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, सेल वॉल की। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल होगा इन बैक्टीरिया, सो वो फरहम करेगा पहले तो शेप और प्रोटेक्शन। और अगर हम उसकी कंपोजिशन की बात करें तो वो सेल्यूलोज से नहीं बना हुआ होगा, बल्कि वो बनेगा पेप्टाइडोग्लाइकेन से। सो पेप्टाइडोग्लाइकेन से सेल वॉल बनेगा किसका? बैक्टीरिया का। सही ना। उसके अलावा हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये रेगुलेट करेंगे व्हाट इंटर्स एंड एग्जिट द सेल, यानी रेगुलेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये देखेगा कि सेल के अंदर क्या चीज आ रही है, क्या चीज सेल से बाहर जा रही है। सो इसके रेगुलेशन की जिम्मेदारी किसकी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन की। सही। उसके अलावा अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की स्टूडेंट, तो ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि कंटेन करता है एंजाइम को, राइबोसोम्स को और स्मॉल मॉलिक्यूल को। राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल है और एंजाइम एक कैटालिस्ट है। ठीक है। सो एंजाइम और राइबोसोम्स ये दोनों और बाकी कुछ अदर इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी ऑर्गेनल्स भी होंगे, यानी ये वो प्लेस है, जगह है जहां पे बाकी ऑर्गेनिज्म भी होंगे। सही। राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम सेल ऑर्गेनल है, ये स्मॉलर होता है देन दोज इन यूकैरियोट। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनका और इनका फंक्शन सेम है, कंपोजिशन भी सेम है, बट साइज का डिफरेंस है। जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होंगे वो काफी हद तक छोटे होंगे, जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक है वो ज्यादा होंगे साइज में। अप्रोक्स हमारे पास इनकी अगर हम साइज को देखें तो ये 10% तक ज्यादा होते हैं, मतलब बड़े होते हैं साइज में इन यूकैरियोटिक सेल, और ज्यादा जो हमारे पास 10% है उससे छोटे होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। मतलब साइज का इनका एक अप्रोक्स कंप्लीटली डिफरेंस होता है। ठीक है। डिफरेंस होने की यही वजह है कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ऊपर से वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, सिंपल हमारे पास सेल है। सही। तो स्टूडेंट इनका जो राइबोसोम्स होता है ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। साइज क्या है इनका? 70S। ठीक है। जबकि हमारे पास यूकैरियोट का अप्रोक्स 80 होता है, ऐसा होता है। सही है ना। ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा। बट हमारे पास अगर हम क्योंकि प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम्स का साइज है वो ये साइज है और ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसाइज के। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोइड जो है, अच्छा ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, मैं बार बार इसे न्यूक्लियोटाइड बोल रही हूँ, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड बेसिकली वो रीजन है, वो जगह है, ठीक है, वो जगह है जहां पर सिंगल सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम्स लोकेटेड होते हैं। ठीक है। अब डीएनए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेट होने के लिए, बट चूंकि हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। सो हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम्स फिर कहां पर होंगे? सो इसी वजह का इसके सेल के अंदर जो है ना वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के बजाय न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहां पर सिंगल सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम्स है। अब ये जो है ना ये न्यूक्लियोइड इंक्लोज नहीं होते किसी मेम्ब्रेन में, जबकि न्यूक्लियस प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, फिर उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क होती है, न्यूक्लियोइड होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, फिर उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड कवरेज होती है। जबकि इसका जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो डायरेक्ट न्यूक्लियोइड से स्टार्ट है, उसके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम्स है, कंप्लीटली नेटवर्क नहीं है और प्लस इनक्लोज भी नहीं है किसी मेम्ब्रेन में। ठीक है ना। तो इस वजह कर ये प्रोकैरियोटिक सेल कहला रहे। नाउ ऑल्सो सम प्रोकैरियोट्स हैव प्लाज्मिड्स। अब कुछ प्रोकैरियोट ऐसे होते हैं, हमने कुछ की बात की है, कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में, सेल्यूलर स्ट्रक्चर में प्लाज्मिड भी होता है। अब ये प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, मॉलिक्यूल, डीएनए का मॉलिक्यूल है, दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। अब ये सिंगली इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है? रेप्लिकेट करने की जो एबिलिटी है वो रख रहा है। तो इस प्लाज्मिड के अंदर ये सलाहियत है कि ये सिंगली क्या करे? रेप्लिकेट करा सके। ये एक डीएनए सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है। जो कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट्स में होता है प्लाज्मिड। ठीक है।
इसके अलावा बाकी ऑलमोस्ट तमाम प्रोकैरियोट में ये स्ट्रक्चर हमें सेल में देखने को मिलता है। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स है बट साइज का फर्क है। न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है बल्कि न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड वो रीजन, वो जगह जहां पर एक सिंगल सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम है जो कि लोकेटेड है और इंक्लोज नहीं है किसी मेम्ब्रेन से। ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर था एक प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है,